हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं एक्सटर्नल एड्स या एक्सटर्नल टूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन यानी संविधि के निर्वचन के जो बाह्य सहायक होते हैं उनके बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के हिंदी पेड नोट्स चाहिए या दूसरे जो भी लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। इसके अलावा जो नोट्स के प्राइस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरप्रिटेशन के एक्सटर्नल एड्स या एक्सटर्नल टूल्स। देखो, पिछली वीडियो में हमने क्या समझा था? पिछली वीडियो में हमने समझा था कि इंटरनल टूल्स कौन से होते हैं इंटरप्रिटेशन के। तो जिस तरीके से इंटरनल टूल्स जो आंतरिक सहायक होते हैं वो कोर्ट की हेल्प करते हैं किसी भी संविधि, किसी भी स्टैट्यूट के इंटरप्रिटेशन में या कानून की व्याख्या करने में, ठीक उसी तरीके से एक्सटर्नल टूल्स भी काफ़ी हेल्प करते हैं कोर्ट की किसी भी संविधि के निर्वचन में या कानून की व्याख्या में। तो इंटरनल टूल्स हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं बहुत अच्छे से। मैंने एक एक टूल्स जो है वो बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और केस लॉज भी बताए थे। तो इंटरप्रिटेशन पर ये हमारा थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह पढ़ा था, कुछ जनरल बातें हमने समझी थी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के बारे में, और सेकेंड वीडियो में इंटरनल टूल्स पढ़े थे। अब इस थर्ड वीडियो में हम एक्सटर्नल टूल्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन इनको डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि एक्सटर्नल टूल्स के अंदर क्या क्या दिया गया है। तो देखो, एक्सटर्नल टूल्स या एक्सटर्नल एड्स वो होते हैं जो किसी भी स्टैट्यूट, किसी भी संविधि में अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे हमने इंटरनल टूल्स में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर कोर्ट को किसी भी कानून की व्याख्या करनी हो या किसी भी स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेशन करना हो तो कोर्ट किस चीज़ की हेल्प लेगी? वहाँ पे कोर्ट देखेगी या तो उसके प्रोवाइजोज, जो भी उसमें स्पष्टीकरण दिए गए हों, परंतुक दिए गए हों, या फिर एक्सेप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रियम्बल, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो उस लॉ के अंदर ही हमें मिलती है। जब आप किसी भी लॉ के बारे में उसका बेयर एक्ट देखते हो तो उस बेयर एक्ट के अंदर ही वो उस लॉ में ही अवेलेबल होती है। बट एक्सटर्नल का मतलब है बाहरी चीज़ें, मतलब जो उस लॉ के अंदर अवेलेबल नहीं होती है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सटर्नल टूल्स की तरह काम करती है, बल्कि उस संविधि के बाहर अवेलेबल होती है। और ये हमें स्टैट्यूट के अंदर नहीं मिलते, जैसा कि मैंने बताया, बाहर जाकर इन पर सर्च करना होता है और फिर इनका एनालाइज करना होता है कि कौन कौन से एक्सटर्नल टूल्स हैं, कौन कौन से एक्सटर्नल एड्स होते हैं। तो अगर कोर्ट को लगता है कि किसी भी संविधि के निर्वचन में, किसी भी स्टैट्यूट के इंटरप्रिटेशन में कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो फिर वो क्या करते हैं? अगर इंटरनल एड्स काम नहीं आ रहे हैं तो फिर वो एक्सटर्नल एड्स का सहारा लेते हैं और इनकी हेल्प लेते हैं। तो कौन कौन से होते हैं एक्सटर्नल एड्स? तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर। देखो, अधिनियम का संसदीय इतिहास यानी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री ऑफ द इनेक्टमेंट, ये एक्सटर्नल एड है या इसको हम एक्सटर्नल टूल भी कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल फैक्ट एंड कंडीशन के बारे में। तो ऐतिहासिक तथ्य, परिवेशीय परिस्थितियाँ क्या रही उसको हम देखेंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि यानी सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड। निर्वचन की में अन्य संविधियों की सहायता, यानी कुछ अदर स्टैट्यूट्स हैं अगर, तो उनको हम कानून की व्याख्या करने में उनका हम रेफरेंस ले सकते हैं। इसके अलावा रूढ़ियाँ और व्यवहारिक प्रचलन, कुछ कस्टम्स रही हों, कुछ यूजेजेस रही हों, तो उनकी भी हेल्प ली जाती है एक्सटर्नल टूल के रूप में। नेक्स्ट आते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, जो न्यायिक पूर्व निर्णय है वो। नेक्स्ट है डिक्शनरीज या आपकी टेक्स्ट बुक्स, जो भी शब्दकोश, पाठ्य पुस्तक वगैरह है। विदेशी निर्णयों का प्रयोग, तो जो फॉरेन डिसीजंस होते हैं, फॉरेन कोर्ट्स के जो निर्णय होते हैं उनका भी यूज़ किया जा सकता है एक्सटर्नल टूल के रूप में। इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो भी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय वगैरह। और लास्ट में आता है उद्देश्य और कारणों का कथन यानी स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। तो ये कुछ हमारे एक्सटर्नल टूल्स हैं जो संविधि के निर्वचन में हमारी सहायता करते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि कोर्ट की हेल्प करते हैं किसी भी संविधि के या कानून की व्याख्या करने में। तो हमारा एक्सटर्नल टूल्स में सबसे पहला जो बाह्य सहायक है या किसी भी संविधि के निर्वचन में जो चीज़ हेल्प करती है कोर्ट की, जो उस लॉ के अंदर अवेलेबल नहीं होता तो उसके बाहर जाकर फिर कोर्ट हेल्प लेते हैं या उस चीज़ को सर्च किया जाता है, तो यहाँ पे आता है अधिनियम का संसदीय इतिहास यानी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री ऑफ द इनेक्टमेंट। तो देखो, मैंने बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में ही कि किसी भी लॉ का इंटरप्रिटेशन, किसी भी कानून की व्याख्या कोर्ट के द्वारा इसलिए की जाती है
ताकि विधायिका के आशय का पता लगाया जा सके कि उस लॉ को बनाने के पीछे लेजिस्लेचर का क्या इंटेंशन था, क्यों पार्लियामेंट ने उस लॉ को पास किया, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट रहा। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती है। जैसे जब कभी इंटरनल टूल्स से काम नहीं चलता तो एक्सटर्नल टूल्स का सहारा लिया जाता है। तो उसमें अधिनियम का संसदीय इतिहास ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसमें हमारे कई सारे जो भी पहले कमीशंस हुए हैं या जो भी कमेटी की रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर हेल्प करती हैं। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं, कमेटी की रिपोर्ट्स वगैरह और अधिनियम के उद्देश्य की जानकारी हम उससे लेते हैं कि बेसिकली ये जो अधिनियम बनाया गया है इसके पीछे पर्पस क्या है। ठीक है ना। तो देखो बहुत सारी रिपोर्ट्स जैसे पहले भी आती थी और अभी भी देखो बहुत सारे कमीशंस भी बनाए जाते हैं टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे ठीक है ना, अब जैसे लॉर्ड एटकिन है, तो लॉर्ड एटकिन ने क्या किया, प्रीवी काउंसिल की जो अपीलें होती थी पहले उनकी सुनवाई करते समय उस टाइम पे रॉयल कमीशन की रिपोर्ट को आधार मान लिया। ठीक, फिर धीरे धीरे चेंजेस आने लगे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों में चेंज हुआ समय के साथ साथ। और शुरू में क्या होता था कि जो ब्रिटिश जजेस होते थे उन्होंने केवल क्या किया कि जो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री थी, जो संसदीय इतिहास था, जो कमीशन की रिपोर्ट थी, उन्हीं को पहले महत्व दिया जाता था। तो अब देखो किसी भी स्टैट्यूट के इंटरप्रिटेशन में ये जो संसदीय इतिहास है इसकी भूमिका को हम बाह्य उपकरण के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है ना। कोर्ट क्या करती है, इन चीज़ की हेल्प लेती है। तो अगर कहीं भी कोई भी स्टैट्यूट है और कोई भी लॉ है और उसके अंदर किसी चीज़ का मीनिंग क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, तो उसको इंटरप्रेट करने में जिस तरह से इंटरनल टूल्स हेल्प करते हैं उसी तरह से एक्सटर्नल टूल्स भी हमारी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ होती हैं, या तो कमीशन की रिपोर्ट की हेल्प लोगे, है ना, या फिर कमीशंस। तो कमेटी जो समय समय पे जो रिपोर्ट बनती हैं और जो भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो सब उन रिपोर्ट के माध्यम से ही इन चीज़ों का हम सहारा लेते हैं। कोर्ट की सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं ये चीज़ें। और इसके अलावा इससे क्या होता है कि जो संदिग्ध मीनिंग होते हैं, मतलब जिन वर्ड्स का मीनिंग क्लियर नहीं हो पा रहा या जो बहुत ही ज़्यादा जिनसे एम्बिग्यूटी हो रही है ना, संदिग्धता हो रही है कि पता नहीं इसका मीनिंग क्या निकलेगा, तो उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर ये रिपोर्ट्स और ये कमीशंस बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे हम एक केस लॉ देखेंगे, आसाम रेलवे एंड ट्रेनिंग कंपनी बनाम IRC 1935। ये केस थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि जो पुरानी अंग्रेज़ी कानूनों की जो परंपराएं थी उनमें जो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री है, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में क्या आ जाएगा, वही रिपोर्ट्स वगैरह कमीशन, तो ये सब के निर्वचन के ज़रूरी सहायक उपकरणों में कोई महत्वपूर्ण स्थान पहले नहीं था, ये माना कोर्ट ने। और यहाँ पर क्या है कि इसका धीरे धीरे देखो जैसे पहले महत्व था, आज भी इसके टाइम पे इसका महत्व है। क्योंकि देखो जब भी किसी लॉ को इंटरप्रेट करना होता है तो उसमें हम लॉ रिपोर्ट्स भी देखते हैं, है ना, और जो भी कमीशन वगैरह बनाए जाते हैं उसका भी हम इम्पोर्टेंस चीज़ें देख सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है ऐतिहासिक तथ्य और परिवेशिक यहाँ पे परिस्थितियाँ। कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो किसी भी लॉ के इंटरप्रिटेशन में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं। तो किसी भी लॉ के पास होने के टाइम हिस्टोरिकल कंडीशंस क्या थी वो सब हम इसमें देखते हैं, है ना। कोई भी लॉ बन रहा है, जैसे मान लो आज के टाइम पे मान लो कोई लॉ पास हुआ, तो आज के टाइम पे क्या हो रहा है उसको देखते हुए ही वो लॉ बनाया गया होगा। इसी तरीके से जिस टाइम पे जो लॉ बना है, मान लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर मैं बात करूँ 1872 की, तो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट का क्या पोजीशन रहा होगा, उन सब चीज़ों को देखते हुए ही वो लॉ बनाया गया होगा। तो किसी भी लॉ को अगर बनाया गया है तो जब हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं या कोर्ट उसका इंटरप्रिटेशन करता है तो वो उसमें उसका हिस्टोरिकल फैक्ट्स और कंडीशन देखी जाती हैं, और ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं उस लॉ को समझने में। उस लॉ का जब हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम देखते हैं कि नहीं उस टाइम पे ये परिस्थितियाँ रही होंगी इसीलिए वो लॉ बना है, और उन परिस्थितियों को देखते हुए उसी ऑब्जेक्ट से वो लॉ बनाया गया है। तो यहाँ पे लॉर्ड हेल्सबरी कहते हैं कि विधायिका के द्वारा विचारणीय विषय और उस समय की जो भी सामाजिक परिस्थितियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न होते हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लेजिस्लेचर का इंटेंशन पता लगा सकते हैं, है ना, उस टाइम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखकर। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एग्जाम्पल देती हूँ एक और क्रिमिनल लॉ का। ठीक, किसका, क्रिमिनल लॉ का। तो देखो क्रिमिनल लॉ में कई सारे अमेंडमेंट किए गए थे, और आज जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वो भी आज के टाइम को देखते हुए ही बनाए गए हैं। तो टाइम टू टाइम क्रिमिनल लॉज में जो है वो चेंजेस होते रहते हैं। तो जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं, जब भी हम किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल टूल है। नेक्स्ट इसमें केस है हरिप्रसाद शिवशंकर शुक्ला बनाम AD दिवेलकर 1957।
तो ये केस थोड़ा इम्पॉर्टेंट है फिर से। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति थे उन्होंने SK दास जी ने उन्होंने कहा कि संविधियों में जो भी मतलब कानून है उनमें संसद के आशय को तलाशने के लिए, मतलब इस बात का पता लगाने के लिए कि बेसिकली पार्लियामेंट का इंटेंशन क्या था किसी भी लॉ को बनाने में, तो ये चीज़ तलाशने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि संविधि के जो निर्जीव शब्द होते हैं, मतलब किसी भी स्टैट्यूट में जो भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं और इंटरप्रिटेशन के सिद्धांतों तक ही हम सीमित नहीं रह सकते उनका इंटरप्रिटेशन करने में, बल्कि हमें ऐतिहासिक तथ्यों का भी अवलोकन हम कर सकते हैं। ठीक, तो किसी भी चीज़ का इंटरप्रिटेशन करने में, कोई भी लॉ है उसका इंटरप्रिटेशन करने में अगर उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, उसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स और कंडीशन को भी देखा जाए तो अच्छे से उसका इंटरप्रिटेशन हो पाएगा। तीसरे एक्सटर्नल टूल्स के रूप में हम ले सकते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि, यानी सोशो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड। अब देखो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलावों के कारण क्या होता है कि जो संविधियों का निर्वचन है, मतलब जो कानूनों की व्याख्या है, उनमें भी बदलाव ज़रूरी हो जाता है। किसी भी लॉ के समय कोई भी लॉ बना है उसके टाइम पे कानून बनाने वालों की सोच से जो भी वैज्ञानिक या जो भी सामाजिक प्रगति है उसमें काफ़ी अंतर हो सकता है, ठीक है ना। और आज के टाइम की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि कुछ चीज़ों पर देखो फोकस करके ही लॉ बनाए जाते हैं, है ना। काफ़ी सारे, जैसे अभी आज के टाइम पे जैसे न्यू क्रिमिनल लॉज को पास किया गया, तो न्यू क्रिमिनल लॉज जो बनाए गए हैं वो आज के टाइम को देखते हुए ही उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे अगर मैं BNS की बात करूं तो उसमें महिलाओं से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों को उसमें प्राथमिकता दी गई है, काफ़ी सारे न्यू ऑफेंसेस उसमें ऐड किए गए हैं, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का उसमें ऐड कर दिया गया है, पहले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं था। तो इस तरीके से तो किसी भी चीज़ के आज के टाइम को देखते हुए जिस तरीके से सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं या इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली अगर हम इन पर्सपेक्टिव से देखें तो उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब बदलाव ज़रूरी हो जाता है और ये भी एक एक्सटर्नल टूल की तरह ही काम करता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। वैसे बहुत ही इजी टॉपिक है, इतना ज़्यादा कुछ इसमें टफ है नहीं, तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर निर्वचन में अन्य संविधियों की सहायता, यानी रेफरेंस भी हमें हेल्प करता है टू अदर स्टैट्यूट्स इन इंटरप्रिटेशन। तो अगर हमें किसी कानून की व्याख्या करनी हो तो उसमें हम जो दूसरे लॉज होते हैं हम उनकी भी हेल्प लेते हैं एक्सटर्नल टूल के रूप में किसी भी संविधि के निर्वचन में। इसमें देखो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे साम्य विषय वस्तु अनुरूपी कुछ लॉज होते हैं, मतलब जो इक्विटी के आधार पर बनाए गए हों। ठीक, पूर्ववर्ती संविधियों का अवलोकन, मतलब जो लॉज पहले बन चुके हैं, पहले जो टाइम पे जो लॉ बने हैं हम उनकी हेल्प ले सकता है कोर्ट, या इसके बाद पश्चातवर्ती संविधि, कुछ बाद में जो लॉज बने हैं उनकी हेल्प ली जा सकती है, या संहिताकरण वाले कानून, कुछ कोडिफिकेशन वाले लॉज होते हैं उनकी भी हेल्प ली जा सकती है। तो अगर अन्य संविधियों की बात करें कि किसी भी कानून की आज मान लो कोर्ट को व्याख्या करनी है तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जो है वो कुछ अन्य स्टैट्यूट्स, कुछ दूसरे कानूनों की मदद लेगा उस इंटरप्रिटेशन में, और ये काफ़ी हेल्प करते हैं कोर्ट की एज अ एक्सटर्नल टूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक, तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं हेल्प करती हैं कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करने में। जब इंटरनल टूल से काम नहीं चल पाता तो कोर्ट इन एक्सटर्नल टूल्स की हेल्प लेता है। नेक्स्ट एक्सटर्नल टूल आता है यहाँ पर रूढ़ियाँ और व्यवहारिक प्रचलन, जिसको हम बोलते हैं कस्टम और यूजेज, यानी वो चीज़, वो प्रैक्टिस जो बहुत ही लंबे समय से लोगों के द्वारा अपनाई जा रही है वो रूढ़ी बन जाती है। ठीक, तो हर देखो कानूनी प्रणाली में जितना भी लीगल सिस्टम होता है, किसी भी टाइप का लीगल सिस्टम हो, उसमें क्या होता है कि लीगल डेवलपमेंट, जो विधिक विकास होता है, उसके सोर्सेज में जो कस्टम्स होती हैं वो मान्य होती हैं। कस्टम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि ये जो जनता होती है, जो पब्लिक होती है, उसकी सामान्य चेतना से उत्पन्न होती है। इसलिए जो भी जजमेंट्स आते हैं, जो भी न्यायिक निश्चय आते हैं, उनमें रूढ़ियों को भी आधार माना जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो कोई कंडक्ट, मान लो लोग, ऐसा कंडक्ट है ये जिसको लोग बहुत लंबे समय से जारी मतलब रहा है ये लोगों के बीच में, ठीक है ना, और पब्लिक बहुत बड़े मैनर पे इन चीज़ों को, बहुत बड़े लेवल पे जो पब्लिक है वो इसको मान रही है। ठीक, समाज जो है इसका पालन कर रहा है, तो वो एक तरीके से पालन करते करते वो चीज़ कस्टम बन जाती है। अब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वो प्राचीन होनी चाहिए, वो प्रैक्टिस निरंतर होनी चाहिए, शांतिपूर्ण उपभोग उसका होता हो, रेलेवेंट होनी चाहिए, सुसंगत होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, और इसके बाद बाध्यकारी हो, है ना, उसमें बाउंडेशन एक तरीके की,
युक्ति युक्त हो, मतलब रीजनेबल होनी चाहिए, और संवैधिक विधि, जो भी लॉ है, जो भी कानून है, उनके अगेंस्ट ना हो, मतलब उनसे वो विधि मान्य ही हो। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी प्रैक्टिस में है तो वो एक लंबे समय तक रूढ़ी बन जाती है। और एक्सटर्नल टूल के रूप की अगर मैं बात करूँ तो एक्सटर्नल टूल के रूप में रूढ़ियाँ जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट आते हैं न्यायिक पूर्व निर्णय यानी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। अभी जो न्यायिक पूर्व निर्णय होते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो, टाइम टू टाइम जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो भी जजमेंट देते रहते हैं, या किसी भी कोर्ट ने मान लो जैसे जजमेंट दे दिया, तो ये जो जजमेंट्स होते हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाले जो भी जजमेंट दिए जाएंगे उनमें। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे फॉलो की जाती हैं। जैसे मान लो आज के टाइम पे कोर्ट ने कोई भी ऐसी बात कही किसी भी केस में जो इम्पॉर्टेंट होगी, तो फिर उसे बाद के केसेस में फॉलो किया जाएगा। तो ये जो न्यायिक पूर्ण निर्णय होते हैं इनके बारे में सामान्य ने कहा है कि न्यायिक पूर्ण निर्णय कोर्ट के द्वारा दिया गया एक ऐसा निर्णय होता है जिसमें विधि का कोई सिद्धांत छुपा हो। मतलब कोई भी एक ऐसा केस, कोई भी एक ऐसा मामला जिसमें कोर्ट ने कोई ऐसी बात बोल दी जिसमें लॉ का कोई प्रिंसिपल है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है। उसी को बोलते हैं न्यायिक पूर्व निर्णय। इनमें एक ऐसी बात छुपी होती है जिसमें एक खास बात कोर्ट बोलते हैं, ठीक। और पूर्व निर्णय में जो सिद्धांत होता है जो इसे प्राधिकारिक तत्व देता है वो इसका विनिश्चय आधार मतलब रेशियो डेसिडेंडी कहलाता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कोर्ट किसी मामले में बोल देते हैं और वो उसमें लॉ का कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है, वो यहाँ पे न्यायिक पूर्ण निर्णय होता है। और ये जितने भी जजमेंट्स आते हैं, ये जो भी जुडिशियल प्रेसिडेंट होते हैं, ये कोर्ट की हेल्प करते हैं किसी भी कानून की व्याख्या करने में, उस लॉ को इंटरप्रेट करने में। केस देख लेते हैं रेक्स बनाम राज्यपाल 1950। यहाँ पर क्या हुआ कि इस मामले में कोर्ट ने कहा कि इंडिया में जो भी कोर्ट्स हैं उनकी श्रृंखला, उनकी जो कैटेगरी है और जो पूर्ण निर्णय के सिद्धांत हैं, उनको देखने से ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी लॉ डिक्लेयर किया जाएगा वो इंडिया के अंदर सभी कोर्ट्स पर बाध्यकारी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो भी प्रिंसिपल बनाएंगे या जो भी सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉ को डिक्लेयर करेंगे वो इंडिया के जितनी भी लोअर कोर्ट हैं उन सब पर मान्य होगा। हमारे देश में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो भी सिद्धांत बताएंगे या जो भी वो लॉ डिक्लेयर करेंगे वो सारे लोअर कोर्ट्स को मानना होगा, यहाँ तक कि हाई कोर्ट्स को भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही बात कोर्ट ने बोली। और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी केस में कोर्ट ने कहा कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 141 है वो इस पूर्ण निर्णय सिद्धांत की बात करता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 141 है वो इसी पूर्ण निर्णय सिद्धांत की बात कर रहा है। इसी तरह जो हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स होते हैं वो उस स्टेट के, जहाँ पे वो हाई कोर्ट है, उस स्टेट के जो भी लोअर कोर्ट्स हैं या सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन सब पर बाध्यकारी होते हैं। यानी पूरे इंडिया के लिए सुप्रीम कोर्ट और पूरे स्टेट के लिए हाई कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ बताता है तो वो सारे कोर्ट्स पर यहाँ पे बाउंडेशन, मतलब एक तरीके से उनको मानना होगा। और अगर कोई सी स्टेट की बात हो रही है तो वहाँ पे हाई कोर्ट है ना, तो हाई कोर्ट जो भी फैसला देगा वो उसके लोअर कोर्ट्स पर जो है वो लागू होगा। तो यहाँ पे यही बात कोर्ट ने इस केस में बोली है, इसलिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं शब्दकोश और पाठ्य पुस्तकें यानी डिक्शनरीज एंड टेक्स्ट बुक। अब जब कोर्ट को इंटरनल टूल्स में किसी चीज़ की हेल्प नहीं मिलती है तो कोर्ट क्या करता है, कानून की व्याख्या करने में डिक्शनरीज का या टेक्स्ट बुक्स का हेल्प लेता है। डिक्शनरी में आपका आ सकता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है ना, और भी काफ़ी सारी डिक्शनरीज यहाँ पे हो सकती हैं, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकती है। टेक्स्ट बुक की अगर बात करें तो टेक्स्ट बुक में जैसे यहाँ पर केशवानंद भारती केस का हम एग्जांपल ले सकते हैं। उस केस में क्या हुआ था कि मनुस्मृति है या कौटिल्य की बुक्स है, इन्हें कोर्ट ने कई बार अलग अलग केसेस में कोट किया है। तो यहाँ पे ये बुक्स, कई बुक्स इसमें कोट की गई थी केशवानंद भारती केस में। तो उसी अर्थ को अपनाया जाना चाहिए जो सांविधिक प्रावधान के संबंध में सही हो। मतलब यहाँ पर जब कोर्ट किसी भी एक्सटर्नल टूल की हेल्प लेता है, जैसे मान लो कोर्ट ने डिक्शनरी की हेल्प ली या टेक्स्ट बुक की हेल्प ली, तो यहाँ पे कोर्ट उसके उसी मीनिंग को अपनाएगा जो सांविधिक प्रावधान, जो लीगल प्रोविज़न के संबंध में सही हो, ठीक। तो डिक्शनरीज काफ़ी हेल्प करती हैं कोर्ट की, टेक्स्ट बुक्स काफ़ी हेल्प करती हैं कोर्ट की। तो यहाँ पे केस लॉ देखो, राम अवतार बनाम सहायक बिक्री कर अधिकारी 1961, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये भी। इस मामले में क्वेश्चन ये था, प्रश्न ये था कोर्ट के सामने कि क्या पान को, पान होता है ना खाने वाला, तो क्या पान को एक सब्जी मानकर, एक वेजिटेबल मानकर उसे बिक्री टैक्स से फ्री कर दे? क्या उस पर बिक्री टैक्स नहीं लगना चाहिए?
तो यहाँ पे जो अपीलार्थी था उसका ये कहना था कि पान का जो शब्दकोश में मतलब है, मतलब उसका अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें तो उसे पौधे का हिस्सा कहा गया है, प्लांट का पार्ट कहा गया है कि भाई ये तो एक पौधा है, ये सब्जी नहीं है, इसलिए उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिक्शनरी का मतलब जो है यहाँ पे नहीं होगा मान्य, क्योंकि यहाँ पे लॉ का इंटेंशन ये नहीं है, मतलब जो लॉ बनाया गया है ना उसमें ये इंटेंशन नहीं है जो आप बोल रहे हो। पान को सामान्य अर्थ में सब्जी नहीं समझा जाता है, इसलिए उसे टैक्स से छूट नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे उसको सब्जी ना मानकर उस पर टैक्स लगाया गया। तो एक तरीके से यहाँ पे इसका डिक्शनरी मीनिंग देखा गया था, इसलिए केस आपका इसी एक्सटर्नल टूल से डील करता है, ठीक है ना। बुक्स में तो मैंने बता ही दिया, जैसे मनुस्मृति आ गई, कौटिल्य की बुक्स वगैरह आ गई, वो काफ़ी सारे केसेस में कोर्ट ने कोट की है। और बहुत सारी मतलब बुक्स आ सकती है यहाँ पे, है ना, टाइम टू टाइम जो भी बुक्स कोर्ट रेफर करता है केसेस में। इसके बाद आते हैं फॉरेन डिसीजंस। ये भी एक्सटर्नल टूल्स के रूप में किसी भी संविधि की व्याख्या में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कानून के निर्वचन में जो विदेशी विनिश्चय होते हैं उनको भी फॉलो किया जाता है। जो विदेशी जितने भी कोर्ट्स होते हैं, जो विदेश के कोर्ट्स हैं, वो जो भी जजमेंट्स देते हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा फॉलो किया जाता है, और एक तरीके से ये भी एक्सटर्नल टूल्स के रूप में यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो भारतीय कानून के विकास में विदेशी कानूनों की पृष्ठभूमि भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो एक्सटर्नल टूल के रूप में हम इनको देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो इंग्लैंड के समानांतर ही विकसित हुआ है, एक तरीके से हम ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं केस लॉ की बात करूँ तो यहाँ पे MC मेहता बनाम भारत संघ 1987 का केस है। इस केस में क्या होता है कि इस मामले में कोर्ट ने कहा कि भारतीय परिवेश में, जो भारतीय परिवेश है उसमें कोर्ट्स ने अब विदेशी निर्णयों को कम महत्व देना शुरू कर दिया है। मतलब ऐसा इस केस में कोर्ट ने बोला कि अब उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है फॉरेन डिसीजंस को इंडियन कोर्ट्स में जितना पहले दी जाती थी। क्योंकि देखो, जब से हमें स्वतंत्रता मिली है उसके बाद से हमारी जो कानूनी संस्कृति है वो थोड़ी ज़्यादा उसमें ग्रोथ हुई है। तो इसका एग्जाम्पल भी हो सकता है कि जैसे हम लॉ ऑफ टॉर्ट देखते हैं, जैसे हम टॉर्ट में पढ़ते हैं ना, टॉर्ट में हम पढ़ते हैं कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कठोर दायित्व के सिद्धांत से आगे 2 कदम बढ़कर क्या दिया था? पूर्ण दायित्व का सिद्धांत, है ना। रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर के केस में क्या दिया गया था? कठोर दायित्व का सिद्धांत। और फिर MC मेहता वाले केस से बाद ये क्या हुआ कि इसमें पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को माना जाने लगा। तो पहले स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होता था, बट अब एब्सोल्यूट लाइबिलिटी होता है ना। पढ़ते हैं ना हम इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये टॉर्ट में, है ना, और हमने इसको पढ़ भी चुके हैं। तो ये आगे बढ़कर, एक कदम आगे बढ़कर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है, और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के सिद्धांत को, उसके प्रिंसिपल को यहाँ पे जब उन्होंने अपनाया तो इसी चीज़ को फॉलो किया जाता है। ठीक, पहले स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होता था। तो फॉरेन जजमेंट्स या फॉरेन डिसीजन एक्सटर्नल टूल के रूप में इम्पॉर्टेंट हैं इंटरप्रिटेशन में, बट अब इनका जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ी कम हो गई है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल जो भी कन्वेंशंस होते हैं, जो भी कोवेनेंट्स होते हैं, उनके बारे में। तो जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर जो भी अभिसमय होते हैं या जो भी कोवेनेंट्स होते हैं, उनमें जो भी निश्चय वगैरह लिए जाते हैं, उनको भी कोर्ट्स जो है इंटरप्रिटेशन में इनका यूज़ करते हैं या इनको भी स्थान दिया जाता है। मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय होते हैं या इंटरनेशनल लेवल पर जो भी सम्मेलन वगैरह होते हैं, उनकी भी हेल्प ली गई है एक्सटर्नल टूल के रूप में। केस लॉ की बात करें तो द पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1997, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 21 है, ये जो 21 है, इसका इंटरप्रिटेशन मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यानी जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था ह्यूमन राइट्स पर 1948 में, उसके आर्टिकल 12, जो उसका आर्टिकल नंबर 12 है, और जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा है 1966 का, इसके आर्टिकल नंबर 17 के अनुकूल हमें की जानी चाहिए। तो कोर्ट ने ऐसा इस केस में कहा। तो एक तरीके से यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन देख सकते हैं दोनों के बीच में, कि किस तरीके से जब हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं जिसमें हमें जीने का अधिकार दिया गया है, तो ये आर्टिकल के साथ साथ कोर्ट ने ये कहा कि भाई हमें जो भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स का हुआ है उसके हमें आर्टिकल 12 के अनुकूल ही हमें उसको इंटरप्रेट करना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
उद्देश्य और कारणों का कथन यानी स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न। तो देखो, किसी भी एक्ट के पास होने से पहले सबसे पहले क्या होता है, एक बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। उसके बाद बिल के उद्देश्य और कारणों का कथन भी पेश किया जाता है, जिसमें ये चीज़ें होती हैं कि उस बिल को लाने का क्या पर्पज़ है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीज़न बिल के साथ ही जुड़ा होता है, उसके साथ ही अटैच होता है। तो ये एक बैकग्राउंड बताता है और एक बेस बताता है कि क्यों उस बिल को लाया गया है और उसके पीछे क्या रीज़न था। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं और ये भी एक्सटर्नल टूल के रूप में हमारी हेल्प करती हैं, या मैं यूँ कहूँ कि कोर्ट की हेल्प करती हैं जब कोर्ट किसी भी कानून की व्याख्या करता है। ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी कभी संविधि के कारणों का अवलोकन करना सही समझा है, और किसी भी बिल को, कोई भी विधेयक है, उसको सदन में पेश करते समय संविधि के उद्देश्य और कारणों पर चर्चा होती है कि भाई इसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट है, क्या रीज़न है इसको लाने का। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा होती है। बी बनर्जी बनाम अनीता मान, तो ये भी एक आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट केस है। अच्छा, केसेस हम इसलिए देखते हैं ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाए हमारे लिए। और देखो, किसी भी चीज़ को लिखने से पहले ना केसेस भी पढ़ना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इस केस में कोर्ट ने कुछ इम्पॉर्टेंट बात कही थी, और कोर्ट ने एक तरीके से यही कहा था कि भैया उद्देश्य और कारणों का जो कथन होता है, मतलब कोई भी अगर मान लो बिल आ गया संसद में, तो उस पर चर्चा तो होगी, और चर्चा में फिर यही सारी चीज़ें देखी जाती है कि क्यों इसको लाया गया है, क्यों इस बिल को लाया गया और क्या कारण रहा है इस चीज़ के लिए। तो नए दृष्टिकोण को अपनाते हुए इसमें जस्टिस कृष्ण अय्यर जी ने भी कहा था कि जो न्यायालय है वो संविधि का निर्वचन करते समय उद्देश्य और कारणों पर भी विचार कर सकता है। तो वही सेम चीज़ कोर्ट ने कही कि हमें उद्देश्य और कारण भी देखने चाहिए, और इनको भी एक्सटर्नल टूल के रूप में हेल्प हम ले सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये जितने भी हमने आज एक्सटर्नल टूल्स पढ़े हैं इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा पिछली वीडियो में हमने समझे थे इंटरनल टूल्स के बारे में। इंटरनल टूल्स वही होते हैं जो उस लॉ के अंदर अवेलेबल होते हैं, और एक्सटर्नल टूल्स वो होते हैं जो उस लॉ के बाहर जाके जिनको सर्च करना होता है, उसके अंदर वो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरप्रिटेशन की एक और वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।